10th क्लास का पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप को रिवाइज करा रहे थे। पिछले क्लास में बताए थे लिबरलिज्म के बारे में कि लिबरलिज्म के दो तरह के आइडिया थे, एक पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक। पॉलिटिकल फील्ड में वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट की बात करता था, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता था, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ इसकी बात करता था। तो दूसरी तरफ वह यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करता था। इकोनॉमिक फील्ड में वह चाहता था कि जितने भी स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन हैं, यानी कि सरकार के द्वारा लगाई गई जितने भी प्रतिबंध हैं उसको जो है सो हटा लिया जाए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल जो है सो रहे। इसी क्रम में बताए थे कि किस तरह उस समय जो है सो ट्रेड में, इंटरनल और ट्रेड में बाधा पहुंचती थी। अलग अलग रीजन के एक ही कंट्री में अलग अलग वेट्स और मेजर सिस्टम होते थे, इससे बाधा पहुंचती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए जर्मनी के 39 स्टेट्स में जिसको इनिशिएट किया था, पहल किया था प्रशिया ने, उसकी पहल, प्रशिया के पहल पर जो है सो एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको जोलबराइन कहते हैं। ये 1834 में बनाया गया। 39 टाइप के जो करेंसीज थे उसको घटा करके 2 कर दिया गया। एक तरह के वेट्स और मेजर सिस्टम जो है सो लागू किया गया। रेलवे के एक्सपेंशन ने जो है सो इकोनॉमिक मूवमेंट को इस सब के साथ और ज़्यादा मदद की, जिसके कारण इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फीलिंग जो है सो क्रिएट हुआ जर्मनी में। और यही इकोनॉमिक नेशनलिज्म बाद में जो है सो नेशनलिज्म के फीलिंग में कन्वर्ट हो गया, जिससे प्रभावित होकर के जर्मनी एक यूनिफाइड कंट्री बना। आज का जो टॉपिक है दूसरा कि कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस का बहुत ही पावरफुल रूलर था, वो अकेले जो है सो यूरोप का कोई कंट्री उसको हरा नहीं सकता था। उसको हराने के लिए ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्री जो है सो एक साथ आए और वाटरलू, जो कि आजकल बेल्जियम में है, वाटरलू के मैदान में जो है सो उसके साथ लड़ाई हुई, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। और हारने के बाद जो है सो उसको गद्दी से हटा दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद एक ट्रीटी की गई जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वियना के द्वारा यूरोप में जो ऑर्डर, जो व्यवस्था की गई उसको कंजर्वेटिव ऑर्डर कहते हैं। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवाद, यानी रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म का मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें विश्वास करना। कंजर्वेटिज्म बिलीव्ड इन द एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनल ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी, इस सब में वो विश्वास करती थी कि पहले की तरह जो सोशल हायरार्की है, पहले की तरह जो मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की, पहले जिस तरह फैमिली होते थे, जो पहले प्रॉपर्टी का जो रूल था, ये सब जो है सो पहले की तरह ही बने रहे। कंजर्वेटिज्म इसमें विश्वास करते थे। लेकिन साथ साथ कंजर्वेटिज्म नहीं चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की सारी व्यवस्था ज्यों का त्यों लागू किया जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी, उस मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी के कारण इंटरनल और ट्रेड जो है सो बढ़ा था, एक इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी जो है सो बनी थी, एक नेशनल आर्मी बनी थी। तो इस सब के कारण जो है सो इन लोगों को लगा कि ये सारी चीज़ें जो है सो ऑटोक्रेटिक मोनार्की को जो है सो मजबूत कर सकता है, यानी कि जो कंजर्वेटिव जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो है मोनार्की ऐसे, उसको जो है सो ज़्यादा पावरफुल बना सकता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी मजबूत कर सकता है। तो इसीलिए वे सारे के सारे परिवर्तनों को उल्टे नहीं, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो परिवर्तन लाए थे, ये अब है कि 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना किया गया, ये चारों जो वाटरलू के मैदान में जीते हुए जो देश थे, रसिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, और जो
हारा हुआ फ्रांस था तथा उन देशों को, जिन देशों को जीत करके नेपोलियन अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसके फॉर्मर रूलर, इन सब की एक मीटिंग बुलाई गई जिसको वियना कांग्रेस कहते हैं। इस वियना में जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को वियना ट्रीटी के नाम से जो है सो जाना जाता है। इस ट्रीटी के द्वारा जो है सो यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर को जो है सो फिर से एस्टेब्लिश किया गया और इस ट्रीटी के द्वारा जो फ्रांस में फिर से बोर्बन डायनेस्टी, जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हटा दिया गया था, उसको रेस्टोर किया गया। फ्रांस के द्वारा जितने भी जीते गए टेरिटरीज थे वे सब जो है सो उससे ले लिए गए और उन मोनार्क को, उन रूलर को वापस कर दिए गए जिनसे वे छीने गए थे। इसके अलावे फ्रांस के चारों दिशाओं के बाउंड्री पर जो है सो पावरफुल जो है सो स्टेट सब बनाए गए। जैसे साउथ में जो है सो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स नाम से जो है सो एक बड़ा स्टेट बनाया गया, जिसमें आजकल का बेल्जियम, नीदरलैंड, ये सारे कंट्री सब उसमें शामिल थे। इसी तरह नॉर्थ में जो है, साउथ में जेनेवा को पिडमोंट को दे दिया गया। नॉर्दर्न इटली पर जो है तो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल दे दिया गया। वेस्टर्न पार्ट में जो है सो प्रसिया को, रसिया का बहुत सारा जो है सो पार्ट फ्रांस के द्वारा जीते गए इलाके उसको दे दिए गए। ईस्टर्न पार्ट में जो है सो रसिया को जो है सो पोलैंड का एक बड़ा हिस्सा दे दिया गया। साथ साथ जो है सो सेक्सनी का जो राज्य था वह प्रसिया को दे दिया गया ईस्टर्न फ्रंट पर। तो इस तरह से फ्रांस भविष्य में जो है सो अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। मूल उद्देश्य ये सब का ये था कि फ्रांस में फिर, यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर लाया जाए, फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्की को एस्टेब्लिश किया जाए और इस व्यवस्था को जो है सो आगे मजबूती प्रदान की जाए। ये जो है सो उद्देश्य था इसका। जो कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाया गया, ये कंजर्वेटिव ऑर्डर का नेचर ऑटोक्रेटिक था और जिसका मतलब था कि ये किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म और डिसेंट को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ज़्यादातर ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो है सो प्रेस सेंसरशिप के लॉ को लागू किया, जिसके अंतर्गत फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए जो मैसेज थे, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वलिटी का, उसको जो है सो कर्ब करने की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई। इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी बुक्स थे, प्लेज थे, सॉन्ग थे, उस सब पर बैन लगा दिया गया। न्यूज़पेपर को जो है सो मॉनिटर किया गया कि कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित कोई आर्टिकल उसमें नहीं छपे, कोई बात उसमें नहीं छपे। इसीलिए आने वाले समय में लिबरल नेशनलिस्ट लोगों ने सबसे, जब कंजर्वेटिज्म पर अटैक करना शुरू किया, तो उनका सबसे बड़ा जोर था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, की प्रेस को आज़ादी दी जाए। तो इस तरह ये था वियना कांग्रेस के बारे में और जोल्बराइन के बारे में।